नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी का रास्ता अब साफ हो चुका है। वाघा अटारी बॉर्डर से आज उनकी वापसी होगी। आज 248 भारतीय नागरिक का अपने वतन लौटने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश के 15 और छत्तीसगढ़ के 5 लोग भी शामिल हैं। 14 दिनों के लिए इन्हें यहां आने के बाद क्वारंटीन किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार अलग अलग देशों में फंसे हुए नागरिकों की वापसी हो रही, लेकिन पाकिस्तान से लोगों की वापसी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से। अनलॉक 1 में छूट का दायरा बढ़ने लगा है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चाय की दुकानें खुलेंगी, नाश्ते की दुकानें भी खुली रहेंगी। 56 दुकान और मॉल खोलने पर भी सहमति बन रही है। 4 पैसेंजर के साथ मैजिक वैन चल सकेंगी। प्रशासन की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से अब ये दायरा और बढ़ता जा रहा है छूट का? जी बिल्कुल, अनलॉक 1 की जब शुरुआत हुई थी उसके ठीक बाद से ही इंदौर में लगातार जो रियायत है वो मिलती जा रही है और उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि शुरुआत में महज 4 घंटे के लिए नाश्ते की दुकान खोलने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई थी, लेकिन जनता और जो व्यापारी है उनकी तरफ से मांग उठाई गई कि चूंकि बेहद नेसेसरी उसमें आता है ये कैटेगरी में, इस लिहाज से इसको और समय का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसी दरमियान बात करने पर ये सहमति बनी कि आज से नाश्ते की जो दुकानें हैं वो 7 बजे तक खुलेगी। इसके साथ साथ में जो और बेसिक 56 बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ से होम डिलीवरी इत्यादियों की भी शुरुआत होगी और इसमें तेजी भी देखी जाएगी। इसके साथ और भी जैसे पैसेंजर वाहनों की अगर बात की जाए तो उन्हें भी उनको लेकर भी SOP बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्हें भी एक रणनीति के तहत जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो कुल मिला के इंदौर जो है वो वापस से अपनी पुरानी रफ्तार पर जल्द ही देखा जा सकेगा। दीपेश, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक बार फिर इंदौर उसी रफ्तार में नजर आने लगेगा और उसके बाद अब संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ता है, लेकिन लोग अगर सावधानी बरतेंगे, जागरूक रहेंगे तो फिर इसे भी मात दी जा सकती है। कैबिनेट विस्तार से पहले धार्मिक यात्रा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान निकले हुए हैं। तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आज वे वापस लौटेंगे। कल सीएम शिवराज परिवार के साथ कर्नाटक में मंडिया में मेलुकूट के चेलुवा नारायण स्वामी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की और फिर योग नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। सीएम शिवराज ने प्रदेश के लोगों की खुशहाली के लिए भी मंगल कामना की है। इसके पहले सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ हैदराबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे त्रिदंडी चिन्ना जियार स्वामी के आश्रम पहुंच गए। दोनों ने चिन्ना जियार स्वामी का आशीर्वाद लिया और फिर आश्रम में ही मौजूद कोडाराम स्वामी मंदिर के दर्शन भी किए। ये 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सेनाएं देश की सीमाओं को भी सुरक्षित कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं, ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हैं, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी कर्तव्य है कि अपने अपने राज्यों में अच्छा काम करके हम कोरोना को समाप्त करने की कोशिश भी करें। और जैसे हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी, आज का भारत 62 का भारत नहीं है। हमारा एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो, उसमें हम पूरा सहयोग कर सकें और मध्य प्रदेश का भी विकास हो और प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो। इसलिए आज इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र मेलकोटा में भगवान नारायण, भगवान संबत कुमार, नरसिंह भगवान उनके दर्शन करने आए हैं। और प्रदेश में
29 या 30 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज 28 को दिल्ली जा सकते हैं। यहां सीएम शिवराज केंद्रीय संगठन से मुलाकात करेंगे। आज सीएम तिरुपति से वापस लौटने वाले हैं और उसके बाद फिर उनका दिल्ली दौरा तय माना जा रहा है और फिर दिल्ली से आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें चल रही हैं और हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये संकेत दिए थे कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और यही अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 29 या 30 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आखिर किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज चल रही हैं और क्या माना जाए अब जब आज के दौरे का भी जिक्र कर लिया जाए, जब तिरुपति दर्शन करके वापस लौटेंगे तो फिर दिल्ली कब पहुंचने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के दौरे के बाद आज भोपाल लौटेंगे। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री भोपाल लौटेंगे। शाम तक उनके लौटने की खबर है और उसके बाद कल वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले दिए थे कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो मंत्रियों के संभावित मंत्रियों के नाम की सूची है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और अब पार्टी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद इसको अंतिम मुहर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री कल दिल्ली रवाना होंगे, जहां पर उनकी पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनकी मुलाकात होगी और खबर इस बात को लेकर है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा और वहां से लौटने के बाद जो संभावित तारीख अब निकल कर आ रही है वो 29 और 30 जून तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। अहम इसलिए इस लिहाज से भी है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में ये जिम्मेदारी विभागीय मंत्री की होती है कि वो विधानसभा में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब दें और यही कारण है कि अब ये तय कर लिया गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा और अब इसको लेकर सिर्फ पार्टी हाईकमान की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। अंतिम मशवरे के बाद पार्टी इस पर मुहर लगाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे। बिल्कुल। आज की यात्रा को लेकर अब कोई महत्वपूर्ण जानकारी, कब तक तिरुपति पहुंचने वाले हैं और फिर कब रवाना होंगे? देखिए, पहले मुख्यमंत्री सीधे हैदराबाद पहुंचे थे और हैदराबाद से तिरुपति बालाजी जाने का कार्यक्रम था। आज वो तिरुपति बालाजी पहुंचेंगे, जहां दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधे भोपाल आ जाएंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम तक मुख्यमंत्री भोपाल लौट आएंगे और उसके बाद कल जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही हैं। इससे इतर लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकार पहली बार भर्तियां शुरू करने जा रही है। सबसे पहले पुलिस विभाग में 4200 आरक्षकों की भर्ती होगी। यह फैसला पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीएचक्यू में डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने 4200 आरक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बड़े स्तर पर काम किया है। आने वाले समय में पुलिस विभाग की जरूरतों को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में कुछ और पदों से जुड़े हुए फैसलों को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एमपी में पुलिस हॉस्पिटल भी बनेगा। पुलिस फोर्स और भर्ती के लिए 4269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया और सहमति के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। उस सहमति के लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आज तय किया।
विदिशा में विधायक शशांक भार्गव के कार्यालय और फैक्ट्री पर हुए पथराव के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने एमपी पुलिस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। ये तो बड़ी हैरानी होती है। मैं भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मंत्री भी रहा, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को इतनी गुलामी करते कभी नहीं देखा जितने हम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हमने सूचना दी, सोशल डिस्टेंसिंग कराइए। अब सोशल डिस्टेंसिंग कराने की जवाबदारी पुलिस की है कि नहीं है? फिर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं करा रही पुलिस? जवाबदारी किसकी है? परसों हमने साइकिल चलाई, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया था, भाई सोशल डिस्टेंसिंग की जवाबदारी प्रशासन की है, क्यों नहीं कराते? आखिर इस कानून का पालन कराने की जवाबदारी किसकी है? प्रशासन की है। आगे बढ़ते हैं। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने उपचुनाव से पहले बीजेपी की तारीफ की। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बीजेपी का संगठन मजबूत है, जबकि संभाग में कांग्रेस को नया संगठन बनाना है। बीजेपी में फूट की बात लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बीजेपी में आपस में बैठकर मामले सुलझा लिए जाते हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि चाहे कमलनाथ को या फिर दिग्विजय सिंह, व्यक्ति विशेष चुनाव में जीत नहीं दिला सकता, बूथ का कार्यकर्ता चुनाव जीता सकता है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि चुनाव में बीएसपी भी एक फैक्टर है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। संगठन कितना जोर लगाता है, कैसा संगठन बनता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। व्यक्ति नहीं जिता सकता चुनाव। कमलनाथ जी जिता दें, दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह, हम लोग नहीं जिता सकते चुनाव, और हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है वो जिताएगा चुनाव। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल कल दतिया के भांडेर पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव के प्रत्याशी के लिए बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। सीपी मित्तल ने टिकट के दावेदारों से भी 1-to-1 चर्चा की है और चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लिए गए हैं। धार के बदनावर में उपचुनाव से पहले बीजेपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। बदनावर के ग्राम नागदा में बाला बच्चन की मौजूदगी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ ने केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए चीन के हित में काम किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रभात झा ने कहा कि इस संबंध में खुलासा हुआ है और यह ऑन रिकॉर्ड है। इससे जुड़े हुए दस्तावेज भी सामने आए हैं। झा ने कहा कि चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, अब यह बात भी समझ में आने लगी है। उन्होंने कहा, जो भी दस्तावेज सामने आए हैं उनके आधार पर मैं अपनी भाषा में कहूं कि कमलनाथ चीन का एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया
उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयाती शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयात शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटा कर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। अब तक कोरोना के 12,700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर में 32 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 4 की मौत हो गई है। इंदौर में 4,575 कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। भोपाल से 5 राज्यों के लिए 1 जुलाई को शुरू होने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भोपाल से प्रयागराज, लखनऊ, कोलकाता, आगरा और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट्स की शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। फिलहाल नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल 25 मई से शुरू हुई फ्लाइट्स ही चालू रहने वाली हैं। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स अभी भोपाल से 2 राज्यों के लिए उड़ान भरती है। मंडला के बिछिया विकासखंड के ककैया ग्राम पंचायत में 2 परिवारों ने ग्राम पंचायत को ही अपना ठिकाना बना लिया है। इनके घर जर्जर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए कई अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। होता तो हमारा घर बन जाता, अब नहीं है तो हमारा घर गिरने के कारण हम पंचायत में यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? बहुत परेशानी है सर, हमारे लिए घर बना के दे। हम बोरा फट्टी तान के रह रहे हैं रोड के किनारे, हमारे पास कुछ नहीं है। इनकी जो समस्या है सर, वो आवास के पीछे समस्या है। आवास में इनका 2011-12 के सर्वे में इनका नाम है, बाकी अभी प्रेजेंट में नहीं बन पा रही है, इनके बन जाएगी। 2011 की सर्वे सूची में जो है, जो सर्वेयर था उनके द्वारा जो अनियमितता की गई है, उस वजह से कुछ छूटे हुए ग्राम के निवासी हैं, उनका जो है अपन 18-19 में उनके नाम जोड़े गए हैं। इसके बाद भी अगर कोई छूट रहा है तो जैसे ही पोर्टल चालू होता तो उनके नाम भी जोड़ दिए जाए। शिवपुरी के जिला चिकित्सालय के प्रसूता वार्ड में खुलेआम रिश्वत का खेल चल रहा है। यहां अस्पताल के डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक पर डिलीवरी कराने के लिए पैसे लेने का आरोप है। अस्पताल में वसूली के कई वीडियो सामने आए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टेबल के नीचे से पैसे लिए जा रहे हैं। कुर्सी पर बैठी महिला से पैसे ले रही इस महिला का नाम शारदा बताया जा रहा है। यहाँ स्टाफ नर्स है, इसके साथ ही अस्पताल की बाई भी लोगों से पैसे वसूल रही है। एक वीडियो स्टाफ नर्स अपनी अन्य साथी नर्सों को रिश्वत के पैसों का हिस्सा देती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि रिश्वत के इस खेल में सब भागीदार हैं। शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में खुलेआम वसूली चलती है। डिलीवरी के लिए पैसे लिए जाते हैं। कैमरे में ये कर्मचारी कैद भी हो रहे हैं। स्टाफ नर्स से लेकर दूसरे कर्मचारी तक रिश्वतखोरी में शामिल है। ये जिला अस्पताल में वसूली का खेल चल रहा है। होशंगाबाद में पिपरिया में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी। बताया ये जा रहा है कि पचमढ़ी रोड निवासी रवि विश्वकर्मा अपने साथी के साथ होशंगाबाद से वापस आ रहा था। इसी दौरान पिपरिया शहर के अंडर ब्रिज के नीचे से घात लगाकर बैठे 6 आरोपियों ने रवि की कार रोककर हमला कर दिया। करीब 20 मिनट तक रवि पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया गया और उसे गोली मार दी गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। एसडीओपी के मुताबिक हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।
पचमढ़ी रोड के निवासी रवि विश्वकर्मा को अंडर ब्रिज जो स्टेशन रोड साइड पे एक अंडर ब्रिज है, वहाँ पर उनकी गाड़ी रोक करके उनके गाड़ी पर डंडे चला करके और गोली मार करके उनको गोलियां मारी गई। ऐसी आशंका है कि 7 से 8 लोग बाइक और गाड़ी में सवार होकर के इनको रोकने के लिए वहाँ तैयार थे। रोक करके उन पर डंडे चला करके उनको गोली मार करके हत्या की गई है। ये सामने आ रहा है। जो अन्य नाम सामने आएंगे वो पुलिस जैसे जैसे अपनी विवेचना आगे बढ़ाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं। दतिया के लाज थाना इलाके में वन विभाग ने 60 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। वन विभाग के अधिकारियों ने गन्ने की खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी। जानकारी मिलने पर किसान इकट्ठा हो गए और तनाव की स्थिति देखने को मिली। किसानों ने वन विभाग के अधिकारियों पर गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि बिना नोटिस दिए, बिना जमीन के कागजात देखे जेसीबी चला दी गई। एमपी कांग्रेस में कमलनाथ का वन मैन शो, पीसीसी चीफ के साथ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पार्टी फिलहाल विपक्ष के नेता का नाम नहीं करेगी ऐलान। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया है। 24 सीटों के उपचुनाव तक कमलनाथ की पार्टी और विधायक दल के नेता रहेंगे। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।